हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। और आज हम करने वाले हैं CTET 2018 का CDP क्वेश्चन पेपर, यानी कि पेपर फर्स्ट होगा ये। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक अच्छे से समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। जो ऑप्शन होगा वो तो अच्छे से बताऊंगा ही, साथ में जो ऑप्शन नहीं है वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो ऑप्शन क्यों नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। तो आज हम करने जा रहे हैं 2018 का CTET क्वेश्चन पेपर, जहां पे मैं आपको CDP सेक्शन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और ये पेपर फर्स्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझा दूंगा मैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 1 से 15 तक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेसन के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज अच्छी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे जो हैं बेसिकली लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आपको छोड़ना है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे पहले। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स, चिल्ड्रन जो है जेंडर रोल्स को एक्वायर करते हैं, और किस चीज़ से वो एक्वायर करते हैं, किस चीज़ को छोड़ के करते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन, कल्चर, ट्यूटरिंग, मीडिया, यानी कि समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। देखो, अगर हम बात करें समाजीकरण से, जेंडर रोल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जेंडर रोल यानी कि लिंग भूमिकाएं जो हैं वो एक समाजीकरण का ही हिस्सा है, सोशल कंस्ट्रक्ट का ही हिस्सा है, हमारे समाज ने ही बनाया है। ठीक है, तो समाजीकरण जहाँ पे सोशल फैक्टर इंक्लूड हो जाता है वो जेंडर रोल्स को कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। सोशलाइजेशन हो गया, कल्चर हो गया, कल्चर में सोसाइटी आती हैं। ट्यूटोरिंग हो गया, एक्चुअली में ट्यूटोरिंग में बेसिकली बच्चा ट्यूशन में जाके पढ़ता है, तो वहाँ पे भी वो ग्रुप स्टडी करेगा, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चों के साथ बैठ के उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सोशलाइजेशन, कल्चर, ट्यूटोरिंग, ये जो हैं जेंडर रोल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिवाय मीडिया को छोड़ के। मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, या फिर न्यूज़ हो गई, या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, तो यहाँ पे एक्चुअली में जेंडर रोल कंस्ट्रक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मीडिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं हिंदी में भी है, यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट, यानी कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि। अब सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते क्या हैं। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में मालूम हो गया तो आप जो है ऑप्शन को ऑटोमेटिकली लगा लोगे। देखो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है कि कुछ ऐसे मानकीकृत टेस्ट होते हैं या फिर परीक्षण होते हैं जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को देना पड़ता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, क्वालिटी को ध्यान में रख के ये टेस्ट लिया जाता है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है USA के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो USA में एक रूल है, बेसिकली एक टेस्ट है जिसका नाम है SAT टेस्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, SAT टेस्ट बोला जाता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये देना पड़ता है बच्चों को, तभी वहाँ पे कॉलेज के अंदर एडमिशन बच्चा ले पाएगा। ठीक है, इस टेस्ट के ऊपर वो बच्चों को जज करते हैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बच्चों की एबिलिटी को, कि जो इनकमिंग बच्चा हमारे यहाँ पे आएगा पढ़ने, तो वो एक्चुअली में क्या कैपेबल भी है
उसको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है, तो वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं। इस वजह से इसकी फुल फॉर्म है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक्चुअली में ये भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जहाँ पे बेसिकली एक टेस्ट जो है वो उसके बेस पे जो है स्टूडेंट किसी कॉलेज में जाते हैं, आप कह सकते हैं। तो जो ये मानकीकृत परीक्षण होते हैं, इनमें से एक आलोचनाएं आपको यहाँ पे पिक करनी है, ऑप्शन आपके पास हैं। वो आलोचना क्या है एक्चुअली? उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या फिर परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, या बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन, ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका जो आंसर है फर्स्ट को देख लेते हैं एक बार। देयर लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और बच्चा जो है उस टेस्ट को दे रहा है, तो एक्चुअली में उसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है जब भी तो उस टेस्ट को दे रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका जो सेकंड ऑप्शन है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता। आज के टाइम में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि हम जो है क्वेश्चनरी की फॉर्म में या फिर चेकलिस्ट की फॉर्म में उस क्वेश्चन पेपर को डाल दे कहीं पे, तो उस बड़ी लार्ज पॉपुलेशन पे वो टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, तो स्पष्ट तस्वीर जो है एक्चुअली में कोई सा भी टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों ऑप्शन की बात करें तो ये जो एक्सक्लूड हो जाएंगे आपके। बचा फोर्थ ऑप्शन, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। देखो, पक्षपाती यहाँ पे कहा जा सकता है, या फिर जैसे कि मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, एसएटी का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अमेरिका के अंदर जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एसएटी टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में वो जो टेस्ट है, वो जो जिस लैंग्वेज में भी वो टेस्ट होगा, या फिर जो भी क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर होंगे, वो किसी समाज की मुख्यधारा को बेसिकली फेवर करते हैं, ठीक है। वो अमेरिका के कल्चर को फेवर करते हैं, तो इसलिए वो 22 भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली में जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो ये आलोचना है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है, ये यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, या पेंसिल पेपर टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर है मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है, फर्स्ट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जो इंटेलिजेंस है, जो बेसिकली बुद्धि है हमारी, वो काफ़ी प्रकार की होती है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है। बाकी और ऑप्शन को भी मैं बता देता हूँ। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं कि ऐसे टेस्ट जो कि बेसिकली बोले जाते हैं और स्टूडेंट जो है राइटिंग फॉर्म में उसको देते हैं, ठीक है। ऐसे टेस्ट को पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है। और पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, या फिर इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। फोर्थ ऑप्शन, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड। देखो, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस आपकी एक इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो उसको अचानक रातों रात तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो उसकी स्पीड जो है बिल्कुल स्लो तरीके से बढ़ती है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है हमारे पास कि इंटेलिजेंस को बहुत तेज़ गति से बढ़ाया जा सकता, तो शायद आज संसार में हर कोई व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट होता, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, तो बिल्कुल सही बात है। जो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं वो परीक्षण में इतने सहायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। या फिर इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इतना नहीं कर सकते कि मान लो जैसे एक बच्चे का आईक्यू टेस्ट में बहुत ही कम स्कोर है और फिर जो है एक अच्छी पेडागोजी अगर हम उस बच्चे को दें, मतलब एक टीचर की तरफ से उस बच्चे को मिले, तो उस बच्चे का जो आईक्यू है बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस होती है, अपने टाइम पे बढ़ती है, और जो इम्प्रूवमेंट होता भी है तो बहुत ही स्लो होता है वो, ठीक है। तो इतना भी नहीं होता कि वो अचानक से रातों रात बढ़ जाए। तो इसका जो ऑप्शन है और जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी टाइप्स की होती है,
उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, देखा दो सेंटेंस में फर्क है, सीखने के लिए मूल्यांकन या फिर सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन जो है कहा गया है, ऑप्शन आपके सामने है। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में इसका जो आंसर है वो है दोस्तों, इसका जो आंसर है वी हैव राइट आंसर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। कि एक्चुअली में ये जो शिक्षण बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग है या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसको यूज़ किया जाता है या फिर एक शिक्षक जो है इसका यूज़ कर सकता है टू नो द लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। कि कोई भी स्टूडेंट है उसकी लर्निंग नीड्स क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। देखो एक बच्चे की ज़रूरतें पता चलेगी तभी तो एक अच्छी पैडागोजी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम। पैडागोजी का मतलब है दोस्तों शिक्षण शास्त्र, कि जो टीचर जो है अपना टीचिंग स्टाइल जब ही चेंज करेगा तब उसको बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अच्छे से पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में बच्चा चाहता क्या है, बच्चा किसकी डिमांड करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लें, जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार। असेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एंड पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज हर परफॉर्मेंस। देखो हमें बच्चों की परफॉर्मेंस को सर्टिफाई नहीं करना है, ठीक है, और नहीं उसको प्रमाणित करना है, ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। थर्ड ऑप्शन मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में, तो ये चीज़ भी काफ़ी नेगेटिव है। बच्चों की निगरानी करेंगे क्यों हम, ठीक है, बच्चे अपनी एक्चुअली में स्टडी को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तो बच्चों की प्रगति जानने में या फिर कितना उन्होंने गेन कर लिया है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक सही है। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से आपको जो नहीं है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये हमारी टीचिंग लर्निंग का ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ प्रोसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। ठीक है जी, चाइल्ड के असेसमेंट, चाइल्ड की अचीवमेंट की बात करता है ये। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। अच्छा, और फोर्थ, इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। तो बताइए ऑप्शन क्या है, आपको नहीं वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा जो बिल्कुल डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो मीनिंग होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है साइकोलॉजी के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये जो है एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और साथ में अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों की प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो बच्चों का जो गिफ्टेडनेस है वो बेसिकली किसके कारण हो सकती है, यानी कि बच्चों की जो प्रतिभा है, बच्चे जो होनहार बच्चे होते हैं किसके कारण हो सकते हैं। एक रिच एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर सक्सेसफुल पेरेंट्स की वजह से, या फिर डिसिप्लिन रूटीन की वजह से, या फिर इंटरप्ले होगा बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बेसिकली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो अंत क्रिया है उसके बीच का परिणाम है गिफ्टेडनेस। इंटरप्ले मतलब रेसिप्रोकल डिपेंडेंसी है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और एनवायरनमेंट जो है हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो दोनों का गुणात्मक प्रभाव है। ठीक है, जुणात्मक नहीं है, योगात्मक नहीं है, मैं कह रहा हूँ गुणात्मक प्रभाव है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है तभी हमारा डेवलपमेंट बनता है। ठीक है, तो ये एकमात्र जो है आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। लेकिन अगर साथ में दूसरे ऑप्शन की बात करें तो रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, संसाधन समृद्ध वातावरण अगर हम दें बच्चों को तो बच्चे जो हैं गिफ्टेड हो जाते हैं। ऐसी बात सत्य नहीं है ये। अगर ऐसा होता तो आजकल जितने भी अमीर घर के रिच जो फैमिली है उनके जो बच्चे हैं, सभी रिच फैमिली के जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते, क्योंकि सभी को अच्छा रिच एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे रिसोर्स पूरे अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए। सेकंड, सक्सेसफुल पेरेंट्स, तो ये भी काफ़ी हद तक सत्य नहीं है। डिसिप्लिन रूटीन, ये भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस के तरफ जा रहा है। ऑप्शन इसका 4th हो जाएगा कि एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड ए क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। ऐसे बच्चे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं समाज के, तो उनको क्लासरूम के अंदर किस एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है समझने में। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, और उनकी भाषा के उपयोग को उत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, या फिर 4th ऑप्शन उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो देखो इसका जो आंसर है बड़ा सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। आप एक्सक्लूड टेक्निक से इसका आंसर निकाल सकते हो। 4th इसका आंसर नहीं हो सकता कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। एकमात्र एक यही चीज़ है जो बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं और वो सीखते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें वो सीखते हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग की बात हो रही है। बेसिकली पिछड़े वर्ग से अगर वो बच्चे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती की है तो उनको अच्छा व्यवहार सिखाया जाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो वर्गीकृत करना एक गलत बात होती है साइकोलॉजी के अंदर। उनकी भाषा के उपयोग को उत्साहित करता है ताकि वह मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो भाई उन्होंने कोई देखो उनका ये दुर्भाग्य है कि वो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल चीज़ मतलब ये सत्य नहीं है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। वो बच्चे, उनके अंदर एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और फर्स्ट ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है कि बच्चे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं क्लासरूम के अंदर, तो उनको एक ऐसे माहौल की ज़रूरत होती है जो उनके संस्कृति की बात करे, उनकी भाषा की बात करे, ठीक है, और उनका उपयोग करे, ना कि अपनी मुख्य धारा भाषा उनके ऊपर थोपे कि भाई आपको यही पढ़ना है, आप यही पढ़ोगे। ऐसा तो सत्य नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन आपके सामने है। देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो कक्षा के अंदर सृजनात्मक बच्चा है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, और साथ में बच्चा टैलेंटेड भी है। ऐसे बच्चे मौजूद रहते हैं हर क्लास में। अब उन बच्चों को हम किस तरीके से, उन बच्चों के टैलेंट को किस तरीके से यूटिलाइज करें या किस तरीके से उनको सिखाएं, तो बेसिकली उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, कि भाई बच्चे जो हैं टैलेंटेड हैं और क्रिएटिव हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा टाइम दे दें, तो ये तो बिल्कुल पक्षपात हो जाएगा, बिल्कुल बाइसिंग हो जाएगी कि आप जो है ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ठीक है, और जो है दूसरे बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको बराबर तौर पे सभी बच्चों को लेके चलना है। जो रूल रेगुलेशन सभी बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है तो वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है जो क्रिएटिव है, टैलेंटेड है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर देखो आप जो है उनके प्रति स्नेह, आप सारी क्लास के प्रति स्नेही होंगे। जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव टैलेंटेड बच्चों के प्रति ही स्नेह करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है।
उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, तो ये तो उनके ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, आप जिम्मेदारी दे सकते हैं लेकिन इट विल नॉट वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक ये वर्क नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। देखो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अब ये जो आंसर है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, एक्चुअली में इसको इंग्लिश में आप पढ़ो, यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मैथड बाय द टीचर। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमाइज या फिर स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता है। देखो इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने का तरीका, स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड होता है कि देखो पहले टाइम में जो पढ़ाई होती थी वो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से होती थी, और अभी भी पता नहीं होती होगी गाँवों के स्कूल में, बेसिकली बहुत सारे स्कूलों में, इंडिया में तो ख़ास तौर पे बात करूँगा कि जो आपका बेसिकली जो पढ़ाई होती थी वो ट्रेडिशनल तरीके से होती थी। अब ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि भाई टीचर आएगा क्लास के अंदर और लेक्चर देगा, ठीक है, बच्चों को कुछ डेरिवेशंस वगैरह कराएगा, कुछ पढ़ाई होगी और फिर टीचर जो है पीरियड लग जाएगा, टीचर चला जाएगा। क्या यही पढ़ाई है? ये है ट्रेडिशनल तरीका। अब देखो बच्चे जो हैं इस ट्रेडिशनल तरीके को डेफिनेटली जो है बोरिंग मानेंगे ही मानेंगे, बोरिंग उनको लगेगा ही, क्योंकि एक टीचर आ रहा है बार बार और उसको पढ़ा रहा है, वो किताबों में जो किताबी ज्ञान है वो बच्चों को बताने लग रहा है। अब स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता है कि अगर एक टीचर है, वो टीचर जो है क्लास के अंदर एक्टिविटी का भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, क्लास के अंदर प्रोजेक्ट्स भी देता है, क्लास के अंदर प्रैक्टिकल भी करा रहा है, विजुअल मेथड से बच्चों को पढ़ाता है, टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहा है, तो ऐसे मेथड्स को, ऐसे ऐसे चीज़ों को हम स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं कि टीचर जो है हर चीज़ को कस्टमाइज करके अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट दें, कस्टमाइज या फिर स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट हम बच्चों को दें, कौन से बच्चों को? क्रिएटिव या जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो बच्चों की प्रतिभा में और निखार आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट ए सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ठीक है, उपयुक्त तरीका नहीं है। तो जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं तरीका यूज करना है आपको? नोट वाला तरीका यूज करना है। तो देखो ऑप्शन को जल्दी से निकालने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप जो है आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, तो जल्दी जल्दी से आप इस चीज को पढ़ो। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा वही उसका आंसर होगा। और ये बात समझ में? ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग। सेकंड, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल। थर्ड, reprimanding them often for the being restless. Fourth, breaking up a task into a small manageable segments. देखो अधिगम के वैकल्पिक अधिगम के जो ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं उनको पेश करके, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करके, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपको दिख ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से इस चीज को पढ़ो। बच्चा क्या है? अति संवेदनशील बच्चा है। जो अति संवेदनशील बच्चे हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो कौन सा तरीका सही नहीं है कि उन्हें फटकार लगा देना, उन्हें डांट देना, उन्हें पनिश कर देना। ये जो तरीका है ये साइकोलॉजी के अंदर, देखो पनिशमेंट जो वर्ड है ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है, इसको हम बोल ही नहीं सकते साइकोलॉजी के अंदर। जहाँ पे आपको स्टूडेंट को पनिशमेंट के नाम पे कोई ऑप्शन आ रहा हो आपके सामने, जहाँ पे कोई स्टूडेंट को फटकार की बात कर रहा हो, ठीक है, वो सारे ऑप्शन आपको नेगलेक्ट करने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो है आप लोग अच्छे से समझदार हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिटी चिल्ड्रन हु आर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। देखो कुछ पैटर्न हैं
ठीक है, अलग अलग टाइप के कुछ पैटर्न हैं। अब वो पैटर्न जो है बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, वो बेसिकली कौन से बच्चों को सेग्रीगेट कर रहे हैं, कौन से बच्चों को कैटेगराइज किया जा रहा है, डिसलेक्सिक या फिर क्रिएटिव या फिर रेजिलियंट या फिर डिसेबल्ड। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर आपको देखना है, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक डिसेबिलिटी है, और फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न हैं, तो या तो इसका जो आंसर है वो क्रिएटिव होगा, या फिर इसका जो आंसर है वो रेजिलियंट होगा, या तो सृजनात्मक होगा या प्रत्यस्थी होगा। अब देखो, इसका जो आंसर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं क्रिएटिव लगा के आए होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्रिएटिव स्टूडेंट, और अगर रेजिलियंट यहाँ पे ना होता तो क्रिएटिव आपका आंसर सही हो जाता, क्योंकि क्रिएटिव स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि क्रिएटिव स्टूडेंट आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले स्टूडेंट होते हैं, जो एक प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को एक से ज़्यादा तरीकों से सोचे। अब यहाँ पे रेजिलियंट वर्ड क्या होता है? आप तो कहोगे सर रेजिलियंट वर्ड तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, फिर ये कैसे आ गया? तो धोखा हो गया हमारे साथ, हम तो क्रिएटिव पढ़ के चले थे और रेजिलियंट गया। एक्चुअली में बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, रेजिलियंट वर्ड जो है, एक्चुअली में रेजिलियंट वर्ड का मतलब होता है कि बच्चे जो हैं, जो बच्चे रेजिलियंट होंगे वो बच्चे जो हैं क्रिएटिव ऑटोमेटिकली होंगे। जो रेजिलियंट होंगे वो बच्चे जो हैं एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ तालमेल जल्दी से बैठाएंगे, सर्वाइव अच्छे से करेंगे, चाहे सरकमस्टांसेस उनके विपरीत क्यों ना हो। जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो इस बात की गारंटी नहीं है कि जब एनवायरनमेंट बिल्कुल विपरीत होगा तो वहाँ पे भी उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट अच्छे से करेगा। क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है। ठीक है, रेजिलेंट जो बच्चा होता है बेसिकली वो विपरीत एनवायरनमेंट में भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है अच्छे से। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जितने भी रेजिलेंट बच्चे होंगे वो सारे क्रिएटिव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी इज द सब पार्ट ऑफ द रेजिलेंट। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्रिएटिविटी इज द पार्ट ऑफ द रेजिलेंट। रेजिलेंट वर्ड आप देख लेना, डिक्शनरी में से निकाल के गूगल कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, या फिर जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, जो ज़्यादा लचीला हो, जिसका व्यवहार ज़्यादा लचीला हो, कोई सा भी एनवायरनमेंट दे दो, सभी एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर लेता है। तो इसका जो आंसर है वो है रेजिलेंट, क्योंकि रेजिलेंट है तो क्रिएटिव ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ, वो तो यहाँ पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। Question 11th, which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? अब शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को, तो कौन सा इनमें से ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन बिल्कुल भी नहीं करता? कि ऐसा टीचर भाई ऐसा करने से वो किसी प्रॉब्लम को क्या करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। वो नहीं वाला शब्द आपको यूज करना है, नहीं वाला ऑप्शन आपको यहाँ से पिक करना है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कन्वर्जेंट आंसर होते हैं। अब कन्वर्जेंट आंसर पता है ना आपको, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर यस नो में दिए जाते हैं। ठीक है, जो मतलब क्लोज एंडेड है। भाई मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपने बोल दिया माय नेम इज कृष्णा वशिष्ठ, क्वेश्चन ही खत्म यहाँ पे। अब बच्चे ने इससे क्या सीखा? ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो यस और नो में जिनके आंसर दिए जाते हैं वो होते हैं कन्वर्जेंट वाले क्वेश्चन, यानी कि क्लोज एंडेड, क्लोज ही हो गया क्वेश्चन, ऐसा था। ठीक है, आप जैसे मैंने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो ये एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया कि बच्चा जो है यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करेगा, कुछ तो लिखेगा मेरे बारे में, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। ठीक है, तो एक्चुअली में कन्वर्जेंट वाले अगर वो आंसर बच्चों से करेगा, तो देखो कन्वर्जेंट मतलब एक ऐसा वर्ड है साइकोलॉजी के अंदर जहाँ पे जिसका यूज अगर हो जाए ना तो बच्चा माना जाता है कि बच्चा क्रिएटिव नहीं है।
ठीक है। क्रिएटिविटी होने के लिए, यानी कि अच्छी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बच्चे को क्रिएटिव होना पड़ेगा, और क्रिएटिव होने के लिए बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी पड़ेगी। जिस बच्चे के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, या जिस टीचर के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग लाई करती है, तो बेसिकली वो बच्चा जो है वो अच्छा प्रॉब्लम सोल्वर नहीं बनता या नहीं बन सकता। तो उसका जो राइट आंसर है आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि सर काहे आप जो है ऑप्शन नंबर 3 पे इतना जोर दे रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बड़ा इजी है, वीडियो अदरवाइज काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से आपको बताना है इमोशन कौन सा है। डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो आपको इमोशन बताना है, इमोशन कौन सा है। तो फियर इज द इमोशन। ठीक है, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी, ये आपके इमोशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। इमोशन मतलब संवेग, तो फियर इज द राइट आंसर। Question number 13. A 3 years old child explains that milk is produced by machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? देखो, एक 3 साल का बच्चा है, उसकी समझ है कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो मिल्क बूथ से प्रोड्यूस होता है, मिल्क बूथ से बनता है मिल्क। क्योंकि उसने कभी बेचारे ने काऊ को देखा नहीं हो। देखो बच्चा 3 साल का ही है, वो बच्चा यहाँ पे मैच्योर बच्चा नहीं है। सबसे पहले बात ये पकड़ो यहाँ पे। अब 3 साल का बच्चा आपके घर में भी होगा या आपके आस पड़ोस में होगा, आपने देखा भी होगा। 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसकी समझ कितनी होती है, आप यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर काउंट करके चलें। 3 साल का बच्चा ये बोल रहा है या ये उसकी ये समझ बन रही है कि मिल्क जो है मिल्क बूथ से निकलता है। उसने कभी काऊ या फिर बफेलो को नहीं देखा, या देखा भी होगा तो एक्चुअली में उनके बारे में इतना वो जानता नहीं होगा। तो देखो इनमें से देखो बच्चे की जो समझ है उसके ऊपर आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभवों पर आधारित है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चले आप। पहला ऑप्शन हो गया बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा, बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बिल्कुल ठीक है भाई, नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। देखो 4th ऑप्शन और 3rd ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ। मैंने फिर कहा था कि बच्चा 3 साल का है। अब बच्चा 3 साल का है तो भाई 4th ऑप्शन देख लो एक बार, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण। भाई दुनिया का क्या मतलब है यहाँ पे, बच्चा 3 साल का बच्चा कोई 23 साल का थोड़ी ना है कि दुनिया का ही उसको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसने दुनिया ही नहीं देखी है, तो बच्चा 3 साल का है भाई। उसके बाद 3rd ऑप्शन बच्चे के परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। भाई प्रेरक वातावरण का मतलब क्या है, आप 3 साल के बच्चों को कितना एक्सप्लेन कर पाओगे, कि अगर एक्सप्लेन कर भी पाओगे तो कितना बच्चा समझ पाएगा, आप ये तो देख लो एक बार। तो ऑप्शन 3rd भी नहीं होता। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, अब फिर से वही वाली बात, बच्चा ही 3 साल का है तो बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा का क्या मतलब है। तो 2nd ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा, 1st ऑप्शन है कि एक्चुअली में बच्चा जो है, देखो एक्सपीरियंस के बेस पे ही तो बच्चा सीखेगा ना। तो बच्चा जब द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क, वो कभी गया होगा अपने दादा के साथ या अपने पापा के साथ मिल्क बूथ पे, तो उसने वहाँ से मिल्क निकलते हुए देखा है। तो अब 3 साल का बच्चा है, उसके अंदर मैच्योरिटी कितनी होगी, तो उसने देखा है तो समझ लिया कि भाई हाँ दूध यहाँ से निकलता है। ठीक है, वैसे भी इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, लॉजिक नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछोगे तो लॉजिक नहीं होगा उनकी बातों में, तो अंडरस्टैंडिंग भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आंसर क्या है, 1st इसका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए टीचर्स रोल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टीचर के रोल को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, अच्छे से वर्णन करता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बंद थोड़ी न गया वो किताबों के साथ। भाई जो किताबों में लिखा हुआ है वही बच्चों को बताना है कि यही पत्थर की लकीर है। मतलब किताब के अंदर लिखा हुआ है गाय काली होती है, तो कोई काली ही थोड़ी ना होती है। उसके बाद 2nd ऑप्शन पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए प्राप्त समय देना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ, तो भैया ये तो किसी प्राइवेट स्कूल की टैगलाइन लग रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है कि भाई खींच दो सिलेबस, पाठ्यक्रम पूरा करना है
उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअली में बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे टीचर बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों जो कि इस चीज़ के अच्छे से नॉलेज रख पाते होंगे। ठीक है, कम पढ़ाओ, बच्चों को अच्छे से समझ में आए, बस उतना पढ़ाओ। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता, सेकंड इसका आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप सोचोगे सर आपने थर्ड छोड़ दिया, तो अगर आप समझदार हो तो आपने पिक कर ही लिया है कि थर्ड इज द राइट आंसर। एक बार फोर्थ को देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो वही देखो, टीचर का काम होता है पढ़ाना। ठीक है, टीचर का काम होता है पढ़ाना। अनुशासन किसका काम होता है? अनुशासन होता है पीटीआई सर का काम। लेकिन अगर हालांकि कक्षा की बात कर रहा है तो कक्षा के अंदर तो शिक्षक का ही काम होगा, लेकिन शिक्षक का एकमात्र काम ये नहीं होता है, इसके अलावा बहुत कुछ काम होते हैं एक शिक्षक के। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो टीचर जो है उनकी जो बड़ी चैलेंजिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या जो मेरी वीडियो आप देख पा रहे होंगे, जो मेरे दोस्त होंगे, हम उम्र के होंगे, तो एक्चुअली वो टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर अच्छे से अच्छा टीचर बन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अच्छे से अच्छा टीचर बन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्चुअली में टीचर जो है एक चैलेंजिंग जॉब है। आप इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, बच्चे आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, अब उसको वो कैसे कैसे अच्छे से आप पढ़ा पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, वो आप लोगों के लिए है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम के लिए जगह बनाना, ये वो आराम नहीं है। मतलब अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो सबसे पहली चीज़ आप बच्चों को कंफर्टेबल कर दोगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। एक अच्छा टीचर, एक मधुरभाषी टीचर जब क्लासरूम के अंदर आता है तो सबसे पहले बच्चे जो हैं, अगर बच्चे जो हैं बच्चों को रिलैक्स कर दिया, टीचर ने बच्चों को कंफर्टेबल कर दिया, तो बच्चे जो हैं आपसे फिर अच्छे से वार्तालाप कर पाएंगे। आप भी बच्चों से अच्छे से डिस्कस कर पाओगे, डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, डायलॉग बाजी अच्छी होगी। ठीक है, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं तो वो डिस्कशन होगा ना भाई, ग्रुप डिस्कशन होगा। देखो पढ़ाई के अंदर डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफा होना चाहिए, यानी कि टीचर से स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट से टीचर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। और आज का लास्ट का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेज रिच लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तो मैं जल्दी से राइट आंसर पे ही पहुंच जाता हूं। पहला ही ऑप्शन देख लो आप। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी ऐसी कक्षा है जो एक्चुअली में इंकरेज करती है रिच लर्निंग को? रिच लर्निंग को पहला ऑप्शन देख लो। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। ऐसी कक्षा इंकरेज करेगी रिच लर्निंग को। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसी कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, मतलब एक्टिविटीज हो हर कोने में। ए क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटीज कॉर्नर्स एंड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ओपन एक्टिविटी, आप कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करो क्लासरूम के अंदर ऑर्गेनाइज हो पाए, ऐसे कॉर्नर्स हैं। एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे, मतलब अच्छे जो साहित्य हैं वो शेल्फ में रखे हैं, और ऐसी बात नहीं वो शेल्फ बंद है, शेल्फ खुली है। कोई भी बच्चा जाए वहाँ पे उन साहित्य को या उन लिटरेचर को एक्सेस कर सकता है एनी टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी कक्षा जो है कही जा सकती है समृद्ध शिक्षा, जहाँ पे हर चीज़ है बच्चा जो है अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। बाकी ऑप्शन में दे रखा है कि भाई अलमारी बंद है या फिर पाठ्य पुस्तक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल इनका सेंस इतना नहीं बन रहा है, बिल्कुल नैरो मीनिंग चीज़ें हैं। आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और दैट इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, और मैं फिर से बता देता हूँ
2018 का ये क्वेश्चन पेपर था और ये पेपर फर्स्ट है ये, जहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं 1 से लेके 15 क्वेश्चन। CDP सेक्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, CDP सेक्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और जो है आप नोट्स बना सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, यानी कि 16 से लेके 30 क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न भी जो है मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।